हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैल्शियम के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने सीमेंट के बारे में भी देखा था, ठीक है। और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपके सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो ग्रुप के पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो आपस में शो करते हैं, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट जो डायगोनल रिलेशनशिप था आपके लिथियम और मैग्नीशियम का वो देख लिया था, और उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी वो हमने देख ली थी। आज हम पढ़ते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है ड्यू टू द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालिए सिमिलरिटीज़ बिटवीन सिमिलरिटी सिमिलरिटीज़ बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था एम्फोटेरिक मटेरियल्स, बेसन गाल जीप पर। उसमें मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में कोवलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसमें पॉइंट डाल के लिख सकते हो। The compounds of both beryllium and aluminum are covalent in nature, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, the हाइड्रोक्साइड्स of beryllium and aluminum are एम्फोटेरिक। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इनकी मेटल सरफेस के ऊपर क्या होता है, एसिड का अटैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पे एक ऑक्साइड की एक लेयर हो जाती है दोनों मेटल के ऊपर, इसलिए ये एसिड के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बोथ मेटल्स हैव least tendency to react with acids because there is a layer of oxide on metal surface। इनकी सरफेस पे क्या हो जाती है, मेटल की ऑक्साइड की एक लेयर हो जाती है, ठीक है ना। तो फर्दर आप रिएक्शन शो नहीं कर पाते। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन की बात करें तो दोनों बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपका NaOH होता है, बोथ द मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करती है। जैसे आपका बेरिलियम है, ये NaOH के साथ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका बेरिलिएट आयन बनाता है, BeOH2 या OH4 2-, ठीक है। इस प्रकार का बेरिलिएट आयन, इसको हम बोलते हैं बेरिलिएट आयन। इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सेम टू सेम आपका एल्यूमिनियम भी शो करता है। ये है आपका एल्यूमिनेट आयन, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं।
ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिमिलरिटी है बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। देखिए इनके जो दोनों की क्लोराइड्स होते हैं, आपको पता होगा BeCl2। BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है वेपर फेज में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि इनके जो क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स ऑफ बोथ द मेटल्स हैव ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। ब्रिज स्ट्रक्चर होता है उनका। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ब्रिज स्ट्रक्चर। ब्रिज स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए कैसा होता है, एक होता है आपका BeCl2, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। या हम कह सकते हैं एंड हैव Cl माइनस आयन एज ब्रिज्ड आयन, ठीक है। BeCl2 इन वेपर फेज, वेपर फेज में, ठीक है। देखिए BeCl2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसा होता है। BeCl BeCl Cl एंड यहाँ पे आप देखोगे जो Cl माइनस आयन है वो एक ब्रिज आयन की तरह वर्क कर रहा है। सेम टू सेम आपका स्ट्रक्चर होता है किसका? AlCl3 का, ठीक है। एल्यूमिनियम Cl देन एल्यूमिनियम Cl, यहाँ पे Cl एंड ठीक है। तो इस टाइप का दोनों का स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज का, ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। और ब्रिज जो आयन होता है वो कौन सा होता है? क्लोरीन, ठीक है। तो दोनों में ये एक और सिमिलरिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, ठीक है ना। बोथ द कंपाउंड्स, बोथ द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने की टेंडेंसी होती है, लाइक BeF4 2 माइनस AlF6 3 माइनस। इस टाइप के क्या कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं दोनों के दोनों मटेरियल, दोनों के दोनों आपके मेटल्स, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो ये है कुछ आपकी सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं सिंपल से दो टॉपिक हैं छोटे से। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, वो देख लेते हैं एक बार कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। देखिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम N प्लस एंड पोटेशियम K प्लस आयन, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, पर अगर मेन इनकी बात की जाए, अगर हम सोडियम के लिए बात करें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो सोडियम जो होता है आपके नर्व सिग्नल में को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है, हेल्प करता है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इट हेल्प to for transmission of nerve signal. It helps for transmission of nerve signal. आपके जो भी नर्व सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में एक तो इसका हाथ होता है। दूसरा, अगर इसी की प्रॉपर्टी अगर बात की जाए कि सोडियम का क्या काम आता है, ठीक है ना। सोडियम आपके एक तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका फ्लो, और जो वाटर का फ्लो होता है सेल मेम्ब्रेन में,
उसमें काम में आता है। इट हेल्प्स टू the flow of water in the cell membrane। वहां पे इसका काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज शुगर और एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट में भी काम में आता है। एंड इट हेल्प्स फॉर ट्रांसमिशन of sugar and amino acids in cell। तो इसके कुछ एक दो छोटे बायोलॉजिकल यूज है, ठीक है ना। अगर हम बात करें के प्लस की, कि के प्लस जो होता है वो क्या काम होता है। सबसे पहले तो मोस्ट अबंडेंट केटायन आपका के प्लस ही होता है। इट इज the most abundant cation in cell, ठीक है। और इसका काम भी क्या होता है, नर्व सिग्नल को जनरेट करना। एंड इट आल्सो हेल्प टू और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ठीक है। तो इसके भी एक दो छोटे मोटे यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे आपके एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने में काम में आता है। इट हेल्प्स टू एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, ठीक है। उसमें भी ये आपका बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में भी इसका इंपॉर्टेंस होती है। इट आल्सो हेल्प्स फॉर द oxidation of glucose to produce ATP, ठीक है। ATP क्या होता है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका एक बायोमोलिक्यूल होता है जो आपके सेल्स की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे भी इसका के प्लस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये कुछ दो तीन आपकी स्मॉल इंपॉर्टेंस है किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। इनको नोट कीजिए। फिर हम जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम पढ़ते हैं आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, कि वो किस काम में आते हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, या हमारी लाइफ में उनका क्या रोल रहता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आपका Mg2+ एंड Ca2+, ठीक है ना। कैल्शियम का तो आपको पता ही होगा कि कैल्शियम किस काम में आता है आपके। अगर हम बात करें, कैल्शियम जो होता है आपके जो बोन्स होती है वो आपके किसकी बनी होती है, आपके कैल्शियम की ही बनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट जो लिख सकते हैं, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मतलब बोन को जो भी मिनरल्स चाहिए उसमें ये हेल्पफुल रहता है। सो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड सपोर्ट फॉर ओवरऑल ग्रोथ। हमारे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कैल्शियम, फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये तो इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो गई। इसके अलावा ये भी आपके बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। इट
एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, ये हेल्पफुल रहता है आपका, ठीक है ना, इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जो नर्व सिग्नल होते हैं उनको भी एक्साइट करता है एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर नर्व सिग्नल्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कहीं कट लग जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग होती रहती है, खून बाहर निकलता रहता है, उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन आपके 12th क्लास का एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पे यूज में आता है। कोगुलेशन का मतलब होता है जैसे आपने दूध लिया और दूध के अंदर नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम पनीर बनाते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर में जो दूध का जो जितना भी हैवी मटेरियल रहेगा आपका वो एक साथ नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जो पानी रहता है वो ऊपर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। जितने भी उसके मिनरल्स थे वो सब क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो ब्लड के कोगुलेशन में भी यही होता है, जब आपके कट लगता है तो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड का फ्लो होना, बाहर निकलना, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर कोगुलेशन ना हो तो आपका कंटिन्यू ब्लड बाहर निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल करता है आपका कैल्शियम 2+ आयन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम Mg2+ की बात करें तो ये भी आपका बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। इट आल्सो एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स लाइक DNA एंड RNA, ठीक है, उनमें ये इम्पोर्टेंट रोल है इसका, लाइक DNA एंड RNA पोलीमराइजेशन, ठीक है ना, पोलीमराइजेशन या पोलीमराइजेस, ठीक है। इसके अलावा पेप्सिन होता है आपका एक एंजाइम, उसमें भी एक्टिवेट करने में ये इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कैल्शियम आयन जो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट, उसका अपोजिट इफेक्ट ये आपका Mg2+ जनरेट करता है। जैसे ये एक्टिवेट करता है आपके एंजाइम्स को या सिग्नल्स को, तो Mg2+ क्या करेगा, उन सभी सिग्नल्स को डीएक्टिवेट करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं ये एंटागोनिस्ट होते हैं ईच अदर, ठीक है ना। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, ठीक है ना। इट इज एंटागोनिस्ट टू ईच अदर एंड counteract टू ईच अदर, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब वही मैंने आपको जो बताया, जो कैल्शियम 2+ काम करेगा उसको डीएक्टिवेट करने का, अपोजिट काम करने का काम कौन करता है, आपका Mg2+ काम करता है। इसके अलावा ये आपके क्लोरोफिल में भी मिलता है, जो पेड़ पौधों में मिलता है। इट आल्सो मतलब ये कह सकते हैं हम, जो आपके क्लोरोफिल होते हैं पेड़ पौधों की, उनमें ये प्रेजेंट होता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कैल्शियम 2+ और Mg2+ का, ठीक है। तो हमने एस ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसमें हमने एल्केली मेटल, एल्केलिन अर्थ मेटल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जितने भी उनके कंपाउंड्स है, कॉमन कंपाउंड्स, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने आपको बोला है कि आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये नोट्स भी पढ़ने हैं और आपको NCERT की एक बार आपको रीडिंग भी मारनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस
बहुत बार आ जाते हैं स्ट्रेट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसा चैप्टर है ये एस ब्लॉक की, आपको क्या है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आई एम श्योर आप भूल जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आदत होती है सभी की, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आपका कभी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो आप एस ब्लॉक का एक ऐसा चैप्टर उठा लो, एस ब्लॉक उठा लिया, एक बार रीडिंग मार ली, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, एक बार आप केवल रीडिंग मार लो, ठीक है ना, काम चल जाएगा। 4-5 बार आप ऐसे करोगे ना, महीने में 1-2 बार आपको करना है। जब 4-5 बार आप ऐसे कर लोगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं अपने आप दूसरे चैप्टर्स में भी रिपीट होती है, ठीक है ना। तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करेंगे और हमारा एस ब्लॉक भी यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर किसी और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।